वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद मंदिरों के सर्वे के मामले पर आज हिंदू और मुस्लिम पक्ष में टकराव हो गया। कोर्ट के आदेश पर एक दिन पहले ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी शुरू हुई, लेकिन आज मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। ज्ञानवापी मस्जिद की मांग थी कि कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए, लेकिन कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। इसके बाद सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर और दोनों पक्षों की टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची, जहां भारी भीड़ थी और शोर शराबा होने लगा। इसके बाद हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद और मुस्लिम पक्ष के लोगों ने सर्वे का काम रोकने का आरोप लगाया। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अदालत ने कोर्ट कमिश्नर बदलने के मामले में कोई आदेश नहीं दिया और इसी विवाद की वजह से सर्वे नहीं हो पाया। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील कोर्ट के सामने रखेंगे, जहां इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होनी है। हम लोगों के सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई आज हुई है? हम लोगों के सामने ये 9 तारीख तक रुक गया है कि या 9 तारीख लगी है, मुकदमे में डिस्पोजल तारीख है। तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का सर्वे शुरू होने के साथ ही काशी में बवाल बढ़ने लगा। पहले दिन ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने वीडियोग्राफी पर आपत्ति जताई थी, तो आज उसके वकीलों ने सर्वे कर रहे कोर्ट कमिश्नर की नीयत पर शक जताते हुए उन्हें बदलने की मांग की। वहीं हिंदू पक्ष के वकीलों ने सर्वे पूरा होने से पहले ही ये दावा करना शुरू कर दिया कि वे अयोध्या की तरह काशी में भी साबित कर देंगे कि मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर के आज क्या कुछ घटा है, पूरा घटनाक्रम साथ ही आपको बताते हैं कि आगे अब क्या कुछ होगा। अच्छा, जो जीते जो खंबे हैं अंदर, उसके अंदर आपको सूर्य का, विष्णु का, लक्ष्मी का, यह मंदिर को प्रमाणित व सिद्ध करता है। जो आरडीएस है, आरडीएस के खिलाफ वो कमीशन कर रहे हैं। मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी। किसी मुस्लिम में ज्ञानवापी वर्ड नहीं मिला। ज्ञानवापी तो हिंदू वर्ड है। अयोध्या जैसा विवाद और अयोध्या जैसी ही हुंकार। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू होते ही काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का माहौल गर्मा गया। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया। मंदिर और ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर जिस तरह से श्रृंगार गौरी मसले पर वीडियोग्राफी कराई जानी है, उसको लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मूवमेंट कर रही हैं और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि पुलिस के जवान लगातार गश्ती कर रहे हैं और पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के चारों तरफ जो है ये मूवमेंट बढ़ाई जा रही है। और इसी तरह से एक एक जवान आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि कल जिस तरह से बवाल हुआ उसको लेकर आज सतर्कता ज्यादा बढ़ती जा रही है और ये माना जा रहा है कि इस तरह से जो बवाल है वो न होने पाए। काशी में तनाव की वजह है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे, जिसका आदेश वाराणसी की जिला अदालत ने दिया है। इसके लिए एक वकील को कोर्ट कमिश्नर बनाकर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो पता लगाए कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी के अलावा कितने देवी देवताओं के मंदिर हैं। सर्वे का काम 6 मई को शुरू हुआ और पहले ही दिन ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। जो आरडीएस है, आरडीएस के खिलाफ वो कमीशन कर रहे हैं और जो स्थान है, स्थान को हमने कहा पहले इंडिकेट कर दीजिए। हमने लिखित दिया उनको। कमीशन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने पहले दिन भी वीडियोग्राफी पर एतराज जाहिर किया था, जबकि हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिरों का प्रमाण तलाश करने के लिए पूरी वीडियोग्राफी जरूरी है। मंदिर की पश्चिमी दीवार आज भी खड़ी हुई है, जो साबित करती है कि बिल्कुल मंदिर की हो सकती है, किसी मास की नहीं हो सकती है। माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह नीचे है। नीचे जिसको आम भाषा में
लोग तहखाना बोलते हैं परंतु वो तहखाना नहीं है, वो वास्तव में पहले गर्भगृह का पार्ट था और वहाँ पर पूजा पाठ होती थी और 90 तक होती थी। और अगर पूरी वीडियोग्राफी हो गई तो इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल साफ साबित हो जाएगा कि वहाँ मंदिर था, आज मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से कोर्ट कमिश्नर को बदलने की अर्जी भी अदालत में दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने सुनवाई के बाद साफ कर दिया कि सर्वे जारी रहेगा। सब होगी यथावत, सब यथावत होगी, उस पर कोई रोक नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे हो रहा है उसमें कोर्ट कमिश्नर को पता लगाना है कि खसरा यानी प्लॉट नंबर 9130 पर मौजूद मंदिरों की स्थिति क्या है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का दावा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटे प्लॉट नंबर 9130 पर श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान, आदि विश्वेश्वर, नंदी और दूसरे देवी देवताओं के मंदिर हैं। इसमें श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पास है, जहां चैत्र नवरात्र की चतुर्थी के दिन श्रद्धालुओं को पूजा और दर्शन करने की इजाजत है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने श्रृंगार गौरी और दूसरे मंदिरों में नियमित पूजा की अनुमति देने की मांग की है। साथ ही अदालत से ये गुहार भी लगाई गई है कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित मंदिरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के वकील का दावा है कि कोर्ट कमिश्नर को सिर्फ सर्वे करने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट का सिर्फ इतना ऑर्डर है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया है उनका जो प्लेन्ड केस है, उस प्लेन्ड केस के मुताबिक उसका सर्वे कराया, उसका ऑर्डिनरी कमिश्नर कराया जाए। सर्वे नहीं, सर्वे में मेजरमेंट होता है, ये ऑर्डिनरी कमिश्नर है। ऑर्डिनरी कमिश्नर का मतलब कि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीजें कहाँ पर स्थित है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि मस्जिद के अंदर सर्वे करने का कोई आदेश नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष के वकील आरोप लगा रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी के लोग और उनके वकील बेवजह एतराज जाहिर कर रहे हैं। ये एक परिसर जिसका प्लिंथ है, मस्जिद का वेस्टर्न साइड का प्लिंथ है, उसकी जब वीडियोग्राफी की जा रही तो यहाँ पे धूल जमी हुई है, तो उसको जो कैमरामैन है वो हटा के उसकी वीडियोग्राफी कर रहा है। तो कह रहे हैं ये कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा है एंड यू आर अनफेयर, यू आर बायस्ड। आप बायस्ड हैं कि आपने धूल कैसे हटा दी, ये वीडियोग्राफी करने में आपने धूल कैसे हटाई, ये तो कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा है, बायस्ड है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे से जुड़े कानूनी पेच अदालत में सुलझाए जाने बाकी है, लेकिन इस बीच काशी के मंदिर और मस्जिद विवाद में राजनीतिक तापमान भी बढ़ने लगा है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में ये कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। ओवैसी जी का जो हमेशा मन रहता है कॉमनलाइज डिस्कशन करने का, नफरत फैलाने का, वो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सूझवान है, वो सब जानते हैं। जो लोग इस वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हैं वो संविधान का विरोध कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद बनाम मंदिर के इस कानूनी विवाद में हलचल बढ़ी तो नेताओं के साथ साथ साधु संत भी सक्रिय हो गए। वाराणसी में संतों ने सर्वे की सफलता के लिए हवन यज्ञ भी शुरू कर दिया। वाराणसी से रवि त्रिपाठी और जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अयोध्या में जिस वक्त राम मंदिर आंदोलन उफान पर था, तब नारे लगाए जाते थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मंदिरों का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू हुआ तो हिंदू पक्ष के वकीलों ने भी इसकी तुलना अयोध्या से करनी शुरू कर दी। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत से लेकर अयोध्या के संत तक अब एक ही रट लगाए हुए हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से मुश्किल से 150 मीटर दूर ज्ञानवापी मस्जिद है। मंदिर मस्जिद का विवाद काशी में भी सदियों पुराना है।
जो अब अयोध्या के नक्शे कदम पर बढ़ता नजर आ रहा है। अयोध्या मामले में हिंदू श्रद्धालुओं के वकील रहे हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ही ज्ञान वापी मस्जिद मामले में भी हिंदू पक्ष के वकील हैं। उनका दावा है कि इस केस में उनके पास अयोध्या से भी ज्यादा सबूत है। हिंदू पक्ष का कहना था और साबित भी किया था कि मंदिर तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया था। बिल्कुल सेम चीज यहाँ भी है और इस बात के प्रचुर प्रमाण है कि पहले वहाँ मंदिर थी। 1670 में यह ढांचा जो मंदिर का था उसको तोड़ा गया और एक ढांचा खड़ा किया गया। बिल्कुल जल्दी में आधा मंदिर टूटा, पूरा नहीं तोड़ पाए। किसी मुस्लिम में ज्ञान व्यापी वर्ड नहीं मिलेगा। ज्ञान व्यापी तो हिंदू वर्ड है, साफ साफ है। वहाँ ज्ञान व्यापी कुआं है तो उसे ज्ञान व्यापी मस्जिद कह दिया। अयोध्या में विवाद राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का था। वहाँ राम जन्मस्थान मंदिर का निर्माण नहीं था, जबकि काशी में ज्ञान वापी मस्जिद के पास ही विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे भी श्रृंगार गौरी और दूसरे मंदिरों के लिए हो रहा है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत का दावा है कि आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग ज्ञान वापी मस्जिद के परिसर में ही है। आपके नीचे जो मंदिर है, जो हमारे जिसके ऊपर आपका ढांचा खड़ा किया गया है, वो मेरा जो है मंदिर है, उस आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जिसमें शिवलिंग विराजमान है। पहले उसमें कोड़े का अड़ार होता था। एक महिला जो कोयला पत्थर की बेचती थी और नंदी का मुख उधर है, जो स्वयं एक प्रमाण जो जितने जो खंभे हैं अंदर, उसके अंदर आपको सूर्य का, विष्णु का, लक्ष्मी का सभी खंभे विराजमान है। जो मंदिर का जो है अवशेष है, यह मंदिर को प्रमाणित व सिद्ध करता है। ज्ञान वापी मस्जिद और मंदिर विवाद की तुलना हिंदू पक्ष के वकीलों ने अयोध्या से की, तो राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने भी दावा करना शुरू किया कि ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में मंदिर होने के प्रमाण तो उन्होंने भी देखे। पहले इसका पीछे का भाग जो था बहुत ऊपर तक था और ऊपर से आधा तोड़ करके छोड़ के उधर आगे मस्जिद बना लिए थे। इस प्रकार की मस्जिद रही और सब लोग देखते, वही ज्ञान वापी है और वहीं पर क्या बोलता बगल में ही नंदी है बैठे हुए हैं। उसी ज्ञान वापी जो कूप है, उसी में मूर्तियों को उसी में फेंक दिए थे तोड़ करके। आगे के भाग जब मस्जिद बनाने लगी तो स्पष्ट है वहाँ का कि यह मंदिर तोड़ करके। फिलहाल ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में मंदिर है या नहीं, मंदिर है तो कितने और किस हालत में है, उन मंदिरों में पूजा की इजाजत दी जाए या नहीं, इस पर अदालत को फैसला करना है। उससे पहले अदालत ने सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है और सर्वे का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने ज्ञान वापी मस्जिद में नमाज पढ़ने का विरोध शुरू कर दिया है। इनका ये कहना है कि इनके धार्मिक स्थल में अगर कोई जाएगा तो शुचिता इनका खराब हो जाएगा। आप मेरे मंदिर के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं तो मेरी शुचिता नहीं खराब हो रही है। लिखा है इस्लाम में कि अगर आप दूसरे धर्म में जाके पूजा पाठ करते तो उसे अल्लाह इनका स्वीकार नहीं करता है। ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे करने का आदेश जिस याचिका पर दिया गया, उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत पक्षकार नहीं है। ज्ञान वापी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है। दोनों ही पक्ष अदालत के फैसले का सम्मान करने की दुहाई दे रहे हैं और बयानबाजी से भी बाज नहीं आए। वाराणसी से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़े विवाद की अयोध्या से तुलना क्यों की जा रही है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर शुरुआती मुकदमा गोपाल सिंह विशारद ने दाखिल किया था, जिन्होंने रामलला के नियमित दर्शन की अनुमति मांगी थी। ऐसी ही याचिका वाराणसी में राखी सिंह और विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन और अन्य ने दाखिल की, जो ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और दूसरे मंदिरों में नियमित पूजा की इजाजत चाहते हैं। अयोध्या में गोपाल सिंह विशारद की पैरवी करने वाले हरिशंकर जैन ही ज्ञान वापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील हैं। अयोध्या में हिंदू पक्ष का दावा था कि जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, उसी जगह भगवान राम का जन्म स्थान है। वहीं वाराणसी में हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञान वापी मस्जिद जिस जगह है, उसी जगह आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है और श्रृंगार गौरी का स्वयंभू मंदिर इसका सबूत है, जो ज्योतिर्लिंग के निकट ही है और वहां साल में एक दिन श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति भी मिली हुई है। अयोध्या में रामलला विराजमान की तरफ से हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल ने पैरवी की थी।
जबकि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी के ही वकील विजय शंकर रस्तोगी ने खुद को विश्वेश्वर नाथ के प्रतिनिधि के रूप में याचिकाकर्ता बना रखा है। अयोध्या विवाद में मंदिर का सबूत ढूंढने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई की और ज्ञानवापी मस्जिद में भी एएसआई के सर्वे का आदेश वाराणसी की जिला अदालत ने साल 2021 में जारी किया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। यानी अयोध्या और वाराणसी के बीच समानता ढूंढी जा रही है। मस्जिद और विश्वेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग का विवाद 30 साल से कानूनी दांवपेच में उलझा है। काशी की पहचान विश्वनाथ धाम से है और काशी विश्वनाथ मंदिर को ही आमतौर पर लोग ज्योतिर्लिंग मानते हैं, लेकिन पुराणों में काशी के ज्योतिर्लिंग को आदि विश्वेश्वर कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों से जुड़ा जो श्लोक है उसमें भी वाराणसी में ज्योतिर्लिंग का नाम विश्वेश ही बताया गया है। काशी के लोगों का दावा है कि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है, जो पिछले 1000 साल से काशी में धार्मिक विवाद और फसाद की वजह बनी हुई है। काशी की पहचान महादेव शिव से है, जिनके 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशेष महत्व विश्वनाथ का ही है। लेकिन काशी की पहचान जिस विश्वनाथ मंदिर से है, उसी से सटी ज्ञानवापी मस्जिद पर बवाल मचा हुआ है। हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि ज्ञानवापी मस्जिद मुगल शासक औरंगजेब की बर्बरता की निशानी है। ये मस्जिद नहीं बल्कि पौराणिक विश्वेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग का धाम है, जिसे औरंगजेब के हुक्म पर ध्वस्त करवा दिया गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी काशी के उसी इतिहास की याद दिलाई थी। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। इतिहासकारों का दावा है कि काशी में विश्वेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। उसी मंदिर पर औरंगजेब से भी पहले 2 बार हमले हो चुके थे। 1194 के आसपास की बात है, जब मंदिर अस्तित्व में था। उस समय कन्नौज के राजा को हराने के बाद आशीष नाम के एक सेनापति ने उस मंदिर को तोड़वाया था, और फिर उसके 1212 के आसपास एक गुजराती व्यापारी ने उस मंदिर का निर्माण शुरू किया था। उसे बनाने में करीब 50 वर्ष लगे थे। दूसरी बार सिकंदर लोदी के समय 1489 के आसपास मंदिर फिर टूटा है, और उसका निर्माण करने में थोड़ा वक्त लगता है। राजा मानसिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था अपने समय में। उन हमलों के बाद मंदिर को फिर से बनवा दिया गया, लेकिन औरंगजेब के हमले के बाद मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। इतिहासकारों का दावा है कि औरंगजेब के मरने के बाद विश्वेश्वरनाथ मंदिर को फिर से बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन अवध के नवाब ने ज्ञानवापी मस्जिद वाले हिस्से में काम नहीं करने दिया। जबकि वो विवाद का जो अभी मूल केंद्र है वो है औरंगजेब का समय 1669, जब इसे मस्जिद बनाने की चेष्टा हुई थी। मंदिर को तोड़ के पुराना जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ा गया, और उस हिस्से को ढहाकर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण होता है वहाँ पर। 1742 में मराठा शासक
मल्हार राव होलकर ने चेष्टा की थी, मगर अवध के नवाब बार बार उसको टालने की कोशिश करते थे और वो टलता चला गया। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर तो बनवा दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डायना एल ईक ने अपनी किताब बनारस सिटी ऑफ लाइट में लिखा है कि 1809 में हिंदुओं ने विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच खाली जगह पर मंदिर बनाने की कोशिश की, जिससे तनाव बढ़ गया। कुछ दिन बाद एक ही दिन होली और मुहर्रम था। उसी दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों में खूनी झड़प हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। लंदन मिशनरी सोसाइटी की तरफ से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले मिशनरी M.A. शेरिंग ने 1868 में लिखा था कि वाराणसी के हिंदुओं ने बेमन से ज्ञानवापी मस्जिद का अस्तित्व मंजूर कर लिया। ज्ञानवापी मस्जिद में जाने के लिए मुस्लिम समुदाय ने अलग गेट बना लिया, जहां से हिंदुओं को जाने की इजाजत नहीं थी। वहीं मंदिर और मस्जिद के बीच एक पीपल का पेड़ था, जिसकी डालियां मस्जिद की तरफ झुकी थी, लेकिन हिंदू उसकी एक पत्ती भी मुस्लिमों को तोड़ने नहीं देते थे। काशी में मंदिर और मस्जिद के झगड़े में लंबे समय तक तनावपूर्ण शांति रही। 1984 में जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन छेड़ा, तो उसी समय काशी में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह विश्वेश्वर नाथ की स्थापना का संकल्प भी लिया गया। अयोध्या में जिस साल विवादित ढांचा ढहा, उससे एक साल पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में कानूनी जंग भी शुरू हो गई। 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में टाइटल सूट यानी जमीन के मालिकाना हक का मुकदमा हिंदू पक्ष ने दायर कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद चूंकि मंदिर तोड़कर बनाई गई है, इसलिए मस्जिद की पूरी जमीन हिंदुओं को सौंप दी जाए। 1991 में ही केंद्र सरकार संसद से कानून पास करवा चुकी थी कि अयोध्या के अलावा देश में जितने भी धर्मस्थल 1947 के पहले के हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। इसी कानून का हवाला देकर ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने हिंदू पक्ष की याचिका को चुनौती दी, तो 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी टाइटल सूट की सुनवाई पर रोक लगा दी और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी जिला अदालत में फिर से सुनवाई शुरू हुई। अप्रैल 2021 में वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का ASI से सर्वे कराने का आदेश दिया, ताकि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के सबूत जुटाए जा सके। ज्ञानवापी के सर्वे के उस आदेश पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, जो अब तक कायम है। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा एक और केस अदालत में पहुंच गया। वाराणसी की जिला अदालत में वाराणसी के ही एक हिंदू श्रद्धालु ने 1998 में याचिका दाखिल की, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जहां आम लोगों के दर्शन पूजन करने पर लगी रोक हटाई जाए। वाराणसी की जिला अदालत ने वर्ष 2004 में आदेश दिया कि श्रृंगार गौरी के मंदिर में श्रद्धालु चैत्र नवरात्र में एक दिन के लिए पूजा करने जा सकते हैं। 17 साल तक ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर में वर्ष में सिर्फ एक ही दिन पूजा होती रही, लेकिन वर्ष 2021 में 5 महिला श्रद्धालुओं ने नियमित पूजा की अनुमति देने के लिए याचिका दाखिल कर दी। उसी याचिका में दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी के अलावा भी कई देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर हैं, और अब उसी याचिका पर ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हुआ, जो नए विवाद की जड़ बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन पर पुतिन का निशाना। मॉस्को पर दुनिया की निगाहें।
9 मई को पुतिन क्या करेंगे? भड़केगा या खत्म होगा युद्ध? मॉस्को से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरी दुनिया को इंतजार है 9 मई को रूस के अगले कदम का। रेड स्क्वायर से पुतिन 9 मई को क्या कहेंगे, देखिए जी न्यूज पर। 48 घंटे बाद पुतिन का प्रचंड प्रहार। देशहित में अब बात करते हैं रूस यूक्रेन विवाद की, जिसके लिए 9 मई की तारीख बेहद अहम साबित होने वाली है। इस दिन को लेकर सारी दुनिया में चर्चा जारी है और इस दिन पूरी दुनिया की निगाहें रूस की राजधानी मॉस्को पर टिकी होंगी। 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाने जा रहा है। हर साल इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत का जश्न मनाया जाता है। इस दिन रूस दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। इस साल यूक्रेन वॉर के बीच इस खास दिन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अब से ठीक 2 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन वॉर पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जो इस युद्ध की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। दुनिया इस वक्त सोच रही है 9 मई के बाद युद्ध भड़केगा या शांत हो जाएगा, और पूरी दुनिया के लिए इस बेहद महत्वपूर्ण समारोह की एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए मॉस्को में मौजूद है जी न्यूज। आज जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखेंगे मॉस्को में आखिरकार चल क्या रहा है। एक तरफ रूस की फौजें डोनबास रीजन में हमला तेज कर रही हैं। लुहांस्क और दोनेत्स्क में रूसी फौजों की पकड़ लगातार मजबूत कर रही है। रूस की सेनाएं एक एक करके उन लक्ष्यों को हासिल कर रही हैं जो राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान को शुरू करते समय ऐलान किए थे। दूसरी तरफ मॉस्को में रूस विक्ट्री डे की तैयारियों में जुटा है। मॉस्को के आसमान में रूस के एडवांस फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। जो जेड का निशान आपने यूक्रेन में ऑपरेशन कर रहे रूसी सेना के टैंकों और सैन्य वाहनों पर बना देखा, वो मॉस्को के आसमान में रूसी फाइटर जेट अपनी उड़ान से बना रहे हैं। इस बीच दुनिया इस खौफ में है कि आखिरकार 9 मई यानी रूस की सबसे बड़ी विजय के दिन राष्ट्रपति पुतिन कौन सा बड़ा धमाका करने वाले हैं। और जी न्यूज उसी मॉस्को से आपको 9 मई से जुड़ी एक एक जानकारी देने के लिए मौजूद है। रूस इस दिन क्या करने वाला है, पुतिन इस दिन क्या कहने वाले हैं, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है। मॉस्को से एक एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। 9 मई यानी वो दिन जब दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की सेनाओं के सामने नाजी जर्मनी ने हथियार डाले थे। लेकिन 1945 में विक्ट्री डे की पहली परेड 24 जून को हुई थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में उलझे सोवियत संघ के पास उत्सव मनाने का समय नहीं था। लेकिन उसके बाद हर साल ये दिन सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में सबसे बड़े त्योहार की तरह मनाया जाता है। लंबी छुट्टियां होती हैं और सर्दियां खत्म होने के कारण लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन ये दिन सोवियत संघ और उसके विघटन के बाद रूस की ताकत का पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शन भी होता है। इस साल ये विक्ट्री डे परेड और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि 9 मई यानी विक्ट्री डे के दिन पुतिन यहां से पूरी दुनिया को क्या संदेश देंगे। मैं इस समय रेड स्क्वायर के सामने खड़ा हूं। मेरे ठीक पीछे रेड स्क्वायर की पहचान गिरजाघर है और उसके पीछे क्रेमलिन की लाल दीवार, जो सदियों से पूरी दुनिया पर सोवियत संघ के दबदबे और वैभव का प्रतीक है। पूरी दुनिया की नजर 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होगी।
मॉस्को में इस परेड की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इस परेड का इंतजार केवल रूस को ही नहीं, 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरी दुनिया को कई दशकों के सबसे गहरे तनाव में रखा हुआ है। पूरी दुनिया इस युद्ध के बढ़ने, अर्थव्यवस्था के तबाह होने की आशंकाओं से घिरी हुई है। रूस और उसके समर्थक देश और अमेरिका सहित यूरोप के ज्यादातर देश आमने सामने हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, 9 मई को रेड स्क्वायर से पुतिन क्या कहेंगे? क्या युद्ध की आग और भड़केगी या कोई ऐसा ऐलान होगा जो दुनिया के डर को खत्म कर देगा? विक्ट्री डे परेड के दौरान सबसे महत्वपूर्ण होता है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भाषण, जिसमें रूस के साथ पूरी दुनिया के संबंध, रूस के अंदर बड़ी योजनाओं, राजनीतिक कार्यक्रमों के बारे में घोषणाएं की जाती हैं। इसलिए इस बार की विक्ट्री डे परेड में पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध और नाटो देशों के बारे में कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में 2 स्वतंत्र देश, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक बना दिए हैं। तो क्या पुतिन जो चाहते थे वो पूरी तौर पर हो चुका है और पुतिन 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैनिक कार्रवाई रोकने की घोषणा कर सकते हैं? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा हो सकता है। पिछले साल विक्ट्री डे के भाषण के दौरान पुतिन ने यूरोप में नाजीवाद के उदय और नाजीवादियों के ताकतवर होने की चेतावनी दी थी। इस साल भी यूक्रेन पर कार्रवाई से पहले पुतिन ने यूक्रेन पर नाजीवादी होने का आरोप लगाया था। दरअसल यूरोप में नाजीवाद सबसे बड़ी बुराई के तौर पर याद किया जाता है, जिसके प्रतीक हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में भयानक रक्तपात और नरसंहार किया था। विक्ट्री डे यानी 9 मई को नाजीवाद पर रूस की विजय के तौर पर भी याद किया जाता है। सवाल यह है कि इस साल नाजीवाद और यूरोप में बढ़ रहे नाजीवाद के बारे में पुतिन क्या कहने वाले हैं? विक्ट्री डे परेड में रूस अपने सबसे आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करता है। हमेशा परेड में कोई न कोई नया हथियार पेश किया जाता है। इस बार भी मॉस्को के आसमान में 9 मई से पहले रूस का IL-80 डूम्सडे स्ट्रैटेजिक कमांड प्लेन चक्कर काटता दिख रहा है। इस विमान का खास इस्तेमाल परमाणु युद्ध के दौरान किया जाता है। रूस की तरफ से जानकारी दी गई है कि यह विमान भी इस बार विक्ट्री डे परेड का हिस्सा होगा। 2010 के बाद पहली बार यह विमान फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेगा और इस प्रदर्शन के जरिए भी रूस दुनिया को बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश करेगा। रूस ने 9 मई से पहले एक बार फिर परमाणु मिसाइल से हमले का अभ्यास भी किया है। ऐसे में वेस्टर्न ब्लॉक बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहा है कि विक्ट्री डे के दिन पुतिन अपनी सैनिक कार्रवाई तेज करने या पूरे तौर पर युद्ध में उतरने की घोषणा कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन के अंदर भी 9 मई को लेकर एक आशंका नजर आ रही है। Російська Федерація, якщо навіть не досягне своїх стратегічних цілей, а вона їх не досягла станом на сьогоднішній день, вона ці перемоги може придумати і показати по телебаченню. Це для них не є якоюсь проблемою. 9 मई के दिन पुतिन यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया ने इस आशंका को बहुत जोर शोर से प्रचारित किया है। हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर इसका उतनी ही दृढ़ता से खंडन भी किया है। Это пока планы, обсуждения там продолжаются, мы за этим наблюдаем, мы просчитываем самые разные варианты. В целом रूस युद्ध की शुरुआत से ही यह कहता रहा है कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरा है, बल्कि उसने अपनी कुछ मांगों को मनवाने के लिए यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैनिक अभियान शुरू किया है, जो बहुत छोटे स्तर पर लड़ा जा रहा है। Геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех,
кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. यानी दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन रूस ने बार बार साफ किया है कि 9 मई को वो यूक्रेन में कोई बड़ा धमाका नहीं करने वाला। अब आपको ये बताते हैं कि 9 मई को लेकर दुनिया में इतना शोर मचा है, उस दिन मॉस्को में क्या क्या होता है। विक्ट्री डे परेड में सोवियत संघ और उसके विघटन के बाद रूस की सैनिक शक्ति का सबसे शानदार प्रदर्शन होता है। विक्ट्री डे की परेड मॉस्को के अलावा रूस के छोटे छोटे शहरों में भी की जाती है, जिसमें सैनिक और सैनिक साजो सामान के अलावा अमर रेजिमेंट की परेड भी होती है, जिसमें लोग अपने उन रिश्तेदारों की तस्वीरें लेकर मार्च करते हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में नाजीवाद के खिलाफ लड़ने में अपना बलिदान दिया था। दरअसल 7 मई 1945 को जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें लिखा था कि 8 मई को रात 11:01 पर जर्मनी की सेनाएं हथियार डाल देंगी। लेकिन टाइम जोन में फर्क की वजह से उस दिन रूस में 9 मई थी, इसलिए रूस में विक्ट्री डे 9 मई को मनाया जाता है, जबकि यूरोप के दूसरे हिस्सों में 8 मई को। यूक्रेन भी पहले 9 मई को ही विक्ट्री डे मनाता था, लेकिन 2015 में यूक्रेन ने 8 मई को विक्ट्री डे मनाकर यह साफ संकेत दे दिया कि अब उसका रास्ता रूस से अलग होकर यूरोप की तरफ जाता है। हालांकि सोवियत संघ और यूक्रेन ने दूसरा विश्व युद्ध साथ लड़ा था, जिसकी जीत का उत्सव विक्ट्री डे के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन रूस का पिछले कई सालों से यूक्रेन के साथ तनाव चल रहा है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेनाएं नाजी विचारधारा वाले कई संगठन पूर्वी यूक्रेन के इलाके में रूसी मूल के यूक्रेनी नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं, और रूस का मानना है कि यूक्रेन की सेना से इन्हीं लोगों को मुक्ति दिलाना रूसी सैन्य अभियान का मकसद है। Под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и Республики Донбасса, мы просто не можем. Но тем не менее переговоры идут, и они сейчас проходят в рамках в онлайн формате. Надеюсь все-таки, что это. हालांकि यूक्रेन और रूस की एक जैसी ही संस्कृति और इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ने ही नाजी जर्मनी की बर्बरता का एक सा ही सामना किया था और बलिदान दिए थे। दोनों ही देश कीवियन रूसियों को ही अपना पूर्वज मानते हैं। 1922 में रूस और यूक्रेन ने सबसे पहले सोवियत संघ की स्थापना की थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों देशों के संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए। 2019 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन ने खुलकर रूस का विरोध शुरू कर दिया था, और मामला 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ रूसी कार्रवाई पर खत्म हुआ। तो क्या इस बार विक्ट्री डे परेड को पुतिन रूसी जनता की नाजीवाद के ऊपर एक और विजय की तरह पेश करेंगे, या वो रूस पर लगे प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए किसी नए कदम की घोषणा करेंगे, या वो रूस के खिलाफ गढ़े जा रहे पूंजीवाद और नाजीवाद के षड्यंत्रों का मुकाबला करने के किसी कदम के बारे में बताएंगे। 9 मई की सुबह तक पूरी दुनिया यही जानने के लिए रेड स्क्वायर की तरफ देखती रहेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, रेड स्क्वायर, मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते खलनायक की छवि में ही दिखाई दिए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी एक छवि और है। आज हम आपको एक ऐसे पुतिन से मिलवा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये वही पुतिन है जो इस वक्त दुनिया के कई शक्तिशाली देशों की नजर में विलन बने हुए हैं। देखिए पुतिन का वो असली रूप जिसे अब तक आपने शायद ही कभी देखा हो। Преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. इस तरह के धमाकों की गूंज पूरे यूक्रेन में महीनों से गूंज रही है, और इन धमाकों के पीछे रूस का वो शख्स है
जो निडर है, जो आसमान की ऊंचाइयों में अकेले उड़ता है, जो समंदर की गहराइयों में छिप जाता है, जो जूडो में ब्लैक बेल्ट चैंपियन है, जिसका जोश किसी नौजवान से भी कहीं ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं रूस के सबसे ताकतवर शख्स और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। उनहत्तर साल के पुतिन के बारे में आप जान लीजिए कि वो भले ही सीनियर सिटीजन हों, लेकिन उनका अंदाज दुनिया के किसी भी ताकतवर नेता से बिल्कुल जुदा है। केजीबी के कभी सीक्रेट एजेंट रहे व्लादिमीर पुतिन 22 साल से रूस की कमान संभाले हुए हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जंगल में वो बाघ का सामना करने से भी नहीं डरते। ट्रैंक्विलाइजर बंदूक से गोली दागकर उसे खुद ही काबू में कर लेते हैं। साल 2008 की ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। साफ है, पुतिन का जंगल की सफारी और वाइल्ड लाइफ से गहरा नाता है। आप पुतिन को घुड़सवारी के साथ साथ मछलियां पकड़ते हुए भी देख सकते हैं। व्हेल जैसी बड़ी मछलियों को काबू करने में भी उन्हें महारत हासिल है। यही नहीं, भारी भरकम समुद्री जीव वॉलरस से हाथ मिलाते वक्त भी उन्हें किसी बात का खौफ नहीं रहता। वॉलरस आसानी से काबू आने वाला जीव नहीं है। पिंजरे से बाहर तेजी से आता ये बाघ अपनी आजादी पाकर खुश है। दरअसल ये तस्वीर मई 2014 की है, जब पुतिन ने बाघों की दुर्लभ प्रजाति को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई थी। आर्कटिक महाद्वीप में खून जमा देने वाली ठंड के बीच पुतिन एक बार तो पोलर बेयर की जान बचाने के मिशन में भी जुट गए। पुतिन के भाव देखकर आप समझ सकते हैं कि वो कैसे पोलर बेयर को मुसीबत से छुड़ाते हैं। साल 2009 में उन्होंने एक भारी भरकम व्हेल की जान बचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आसमान की ऊंचाइयां छूना भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को खूब पसंद है। साल 2012 की इन तस्वीरों में पुतिन अपने लाइट एयरक्राफ्ट डेल्टा प्लेन से उड़ान भरते हैं, लेकिन यहां अपने एयरक्राफ्ट में बैठे पुतिन पक्षियों के साथ हवा में रेस लगा रहे हैं। बात उनके स्टाइल की करें तो साल 2011 की ये तस्वीरें देखिए, जब भारी भरकम मोटर बाइक को किसी फिल्मी हीरो की तरह वो चला रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.